हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक पे पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन हम लोगों ने लगाए। आज कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैसे यूज़ हम लोग कूलम्ब्स लॉ में करते हैं, या हम कह सकते हैं उस जो मैकेनिक्स का पार्ट है उसे हम लोग यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा सा समझा दीजिए। तो हालांकि मेरे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पे कराया भी था, बट बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे तो मैं आपको फिर से कुछ नए इलस्ट्रेशन को करवाता हूँ, ठीक है। और वो जो आपके पिछले टर्म्स पे जो भी डाउट होंगे वो कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और ये समझ में आ जाएगा आपको कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने आपको लिख रखा है। देखो बेटा कि जैसे मान के चलो मैंने आपसे ये कहा कि एक क्वेश्चन है, दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं ए और बी, तीसरा चार्ज पार्टिकल Q जिसका मास कैपिटल Q है, जिसका मास m है। तो क्वेश्चन ये था, फाइंड द नेचर ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल C एंड टाइम पीरियड ऑल्सो फ्रीक्वेंसी व्हेन पार्टिकल C लिख लो इसे, व्हेन पार्टिकल C इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स Q की जगह इधर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ कह दे रहा हूँ टूवर्ड्स B, ठीक है। तो B की ओर अगर वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाता है तो आपको ये पता करना है कि टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इवन नेचर ऑफ मोशन क्या होगा चार्ज पार्टिकल का, उसको भी समझाना है हमको। अच्छा देखिए बहुत आसान है, इसे हम लोग कैसे समझते हैं, बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचो आराम से आ जाएगा। आप ऐसे सोचो कि जब इस चार्ज पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस मैंने कर दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ भेजा, मान चलो सी डैश पर, हमें नहीं पता ये डिस्टेंस मैंने अपने से अज्यूम कर लिया x। अब आप फील करो तो नेचर ऑफ मोशन तो आपको एज इट इज क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो ये इसको धक्का मारेगा, किधर की ओर, इधर की ओर। धक्का क्यों मारा? दोनों के चार्ज का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है। चलो ठीक है, ये इसने इसको धक्का मारा, ये इधर को आया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये इधर को आएगा तो क्या इधर से भी धक्का खाएगा? हाँ बिल्कुल खाएगा, इधर भागेगा। तो जब ये बार बार अपने इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो क्या बार बार ये अपने ही पाथ को रिपीट कर रहा है क्या? तो आप कहोगे यस सर, ये बार बार आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये अपने पाथ को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब आप ऐसे सोचो कि जब ये बार बार अपने पाथ को रिपीट करता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इफ अ चार्ज पार्टिकल रिपीट देयर पाथ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम देन पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM। तो पहला तो इसका जो ये क्वेश्चन था वो यहीं से क्लियर हो गया कि पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, SHM। अब आइए दूसरे पोर्शन पर चलते हैं, टाइम पीरियड। SHM जब हो जाता है तो हमने SHM की दो कंडीशन पढ़ी है। पहली कंडीशन ये पढ़ी है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी डिस्प्लेसमेंट है x। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि एक्सेलरेशन is directly proportional to negative sign of displacement, means A is directly proportional to -x। हम लोगों ने ये कंडीशन दो SHM की पढ़ी है। ये दिमाग पे हमेशा आपको याद रखने की ज़रूरत है कि SHM के दो कंडीशन होते हैं, या तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विच शोज द नेचर ऑफ SHM। ओके, अब आप बात समझो, या तो मैं ये यहां दिखा दूं या मैं ये यहां दिखा दूं, दो में से कोई एक यहां दिखा देता हूं तो पार्टिकल हमारा SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इधर डिस्प्लेस हुआ, अगर मैं आपसे यही कहूं मेरा बच्चा कि फोर्स ऑन C डैश, इस C डैश पर जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, या फोर्स ऑन Q बाई B,
इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो आप बताओ जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई। तो आपने कहा सर टोटल 2d, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई d, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस थी d। मेरा बच्चा जब ये x ऑलरेडी हो चुका तो ये हो गई d माइनस एक्स। सुनना बेटे, तो क्या ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d प्लस एक्स? आप बोलोगे यस यस, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर हमने आपसे ये बोला कि अगर ऐसा संभव है तो आप बताओ q पर क्या होगा। तो आपने बोल दिया मान लिया F1, ठीक है, इस पर तो क्या हो जाएगा k क्यू बाई d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं यही कहता फोर्स ऑन q बाई सी, सॉरी बाई ए, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू सेम k बाई, अब क्या हो जाएगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चे, d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सोचो कितना आसान, दो फोर्स मिल गए क्या। अब आपको पता है कि इस पॉइंट पर एक फोर्स इधर की ओर, एक फोर्स इधर की ओर। ये जो F1 आया था वो इधर की ओर, F2 आया था इधर की ओर। अब आपको पता है ये डिस्टेंस कम तो ये फोर्स ज़्यादा, ये डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर F1 माइनस F2, सिंपल। बेटा क्या बाहर, k बाहर, यार देखो दोनों में सेम है बाहर, तो F1 की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1 अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अरे वाह कितना आसान है। सोचो k d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे बेटा इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत आसान। देखो k ये समझ में आया। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का पावर सेम है, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, और a माइनस बी, ए प्लस बी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाह वाह, देखो कितना आसान, d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx। देख बेटा कितना आसान, इसने इसको काटा, इसने इसको मारा, क्या आया, f की वैल्यू क्या आ रही, k 4dx बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन में बोला था कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, क्वेश्चन में क्या बोला था, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। तो अब हम सोचो कि अगर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का मतलब ये हुआ d मचमचा के मच ग्रेटर देन x हो गया, और अगर मच ग्रेटर देन x हो गया तो इसका मतलब ये x यहाँ से निगलेक्ट, और ये मेरा बच्चा क्या हो गया k 4dx बाई डी की पावर 4, एक ने इसको मारा 4k बाई डी क्यूब इंटू एक्स। क्या ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है। तो क्या f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? यस। तो क्या SHM हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। और हो गया तो मेरा बच्चा टाइम पीरियड क्या होगा, सेकेंड पार्ट इसका पढ़ रहे हैं। टाइम पीरियड ये हुआ t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अंडर रूट l बाई जी वाला कॉन्सेप्ट मत याद रखे रहना, हर जगह वही नहीं लगता। तो कितना हो जाएगा, रूट m अपनी जगह पे, k पूरा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 4k बाई डी क्यूब हो गया। दिस वन इज द टाइम पीरियड। सोचो कितना आसान था, सोचो कितना आसान है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए दिमाग लगा के पढ़ियो, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन था टाइम पीरियड। अच्छा आपसे पूछा गया सर अभी तो फ्रीक्वेंसी बाकी है, अरे तो वो तो बहुत ही आसान, वो तो आप ये समझ में आ गया, नोट कर सकते हो आप लोग। और जैसे ये क्लियर हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कुछ अच्छा नया चीज़ नहीं मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी के बारे में भाई। वेट देखो यही समझ लो कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो न्यू
1/t फ्रीक्वेंसी, तो 1/2π√k/m, तो रिवर्स मार दे पापा 4k/Q/md³। सही है, बिल्कुल सही है, वाह रे वाह। चल भैया, तो फटाफट इसको नोट कर लेना। तो एक क्वेश्चन ये हो गया SHM का, ठीक है, बहुत सिंपल है। और एक क्वेश्चन मैंने परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट वाला बताया ही था, वो आपको याद ही होगा कि स्लाइटली अगर ऊपर से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो नीचे वाइब्रेट करता है। हाँ, वो भी ऐसे ही था थोड़ा सा, ठीक है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और बढ़िया मैं आपको सिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन अच्छे होंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, बच्चा लगाना ही नहीं चाहता। अच्छा, क्वेश्चन ये है, a charged particle is released at x1 distance from another charged particle q। एक q है, दूसरा यहाँ पे एक और छोटा सा q है, वो इससे x1 डिस्टेंस पर रख के रिलीज कर दिया गया। रिलीज मतलब जैसे रख के छोड़ा गया तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो सोचो, कह रहे व्हेन q रीच्ड एट x2 डिस्टेंस, जब यही q x2 डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल q यहाँ से x2 डिस्टेंस पर होता है, तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ q एट दैट पॉइंट। मतलब जब वो पहुंचेगा वहां पे तो मुझे उस सिचुएशन पर, उस कंडीशन पर इस q चार्ज पार्टिकल की क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अच्छा, एक खास बात सीखो मेरे बच्चे कि अगर जैसे जैसे ये यहाँ अपने एक्चुअल पॉइंट से दूर होता चला जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाए, फोर्स कम हो जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर हम किसी को ऐसा धक्का मार दें कि एक्सेलरेशन बढ़ जाए लेकिन हमारा उस पर रिएक्शन फोर्स कह सकते हो, अप्लाइंग फोर्स कम हो जाए, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए पॉसिबल है। तो अगर ऐसा हुआ तो आप सोचो कि हर इंस्टेंट पर क्या इसका इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स वीक होता जाएगा? हाँ बिल्कुल होता जाएगा। कितना आसान है, सोचो। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैंने क्या किया सोल्यूशन में, सपोज करो मैंने कहा कि एक पार्टिकल जब यहाँ से किसी c डैश डिस्टेंस पर था x पोजीशन पर, तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था। तो अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन q एट c डैश, इस पर क्या होगा? तो आप कहोगे सर सिंपल, क्या आसान, कि कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। अच्छी बात है। तो क्या ये फोर्स वेरिएबल है? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू x। ये फोर्स वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x, यस है। लेकिन इस x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? x1। मैक्सिमम कितनी है? x2। हमें जो वेलोसिटी निकालनी है वो किस पर निकालनी है? x2 पे। तो देखो इसका सोल्यूशन कितना आसान, हम इसे ma लिख सकते हैं, k बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से सीखना मेरा बच्चा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू के कैपिटल Q स्मॉल q, m को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, mx स्क्वायर। अच्छा, अब तुझे ये भी पता है, क्लास 11th में पढ़े होगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v dv अपॉन dx। ये भी होता है dv बाई dt, और ये भी होता है। ये मेरे बच्चे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है। याद रहे, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जब भी एक्सेलरेशन को लिखना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे लिखते हैं। खैर, यहाँ रखा v dv अपॉन dx मेरा बच्चा, k कैपिटल Q बाई mx स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, k कैपिटल Q स्मॉल q mx स्क्वायर dx। अच्छा सोचो मेरा बच्चा, इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं थोड़ा सा। कहाँ से कहाँ तक ये मैं बताता हूँ आपको। जब ये पार्टिकल x1 पोजीशन पर था, x1 देखना पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जब ये x1 पोजीशन पर था तब तो ये मोशन में नहीं था, जीरो। और मेरा बच्चा जब ये x2 पर पहुंचा, x2 अपर लिमिट, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया अभी, ठीक है। तो सोचो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसमें कांस्टेंट क्या था, तो मैंने ये देखा कि ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में है, x को, x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़कर बाकी सब हम बाहर। मेरा बच्चा k कैपिटल Q स्मॉल q, ठीक है, स्मॉल q अपॉन m बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जा रहे x की पावर -2 x1 to x2 dx। मेरा बच्चा
सिंपल, इसका हो जाएगा v²/2, इंटीग्रेशन करना तो पता ही है, ठीक है। 0 to v क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, k⁴/m, ये हो जाएगा x⁻⁻1 x1 to x2। बोल भैया कितना आसान है, सोचो तो कितना हो जाएगा, सोचो 0 लोअर लिमिट है तो अपर लिमिट में ही सारी वैल्यू आ गई, v²/2, ये हो जाएगा k⁻Q⁻m माइनस बाहर ले लो, ये हो जाएगा 1/x, तो एक बार अपर लिमिट x2 1/x1। सो सिंपल मेरे बच्चे, देख अगर ध्यान से देख तू, तेरा आंसर यहीं पे आ गया बेटा। v क्या हो जाएगा 2, v² 2 k⁻Q⁻m माइनस को अंदर ले लो, 1/x1 माइनस 1/x2, रूट हटाओगे इस पूरी वैल्यू पे क्या हो जाएगा, हाफ। सिंपल। तो ये आपका क्वेश्चन था, ऐसे भी ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे निकाला जाता है। खैर नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ और एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, एक बच्चे ने भेजा है, मैं आपको बता दूं वो क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है, शायद कहीं से देखा होगा, उसे नहीं आया, डाउट है कुछ, तो लेट्स सी। मेरे पास जो डाउट आया है, कहाँ गया, वेट, कहाँ गया भाई, इतने डाउट आए हैं ना। हाँ ओके, एक क्वेश्चन है कि अ सिंपल पेंडुलम, अच्छा two identical pendulum having same mass same charge, okay, are suspended at an angle of 45 degree from their mean position and shows equilibrium, okay, when they are released at an angle of 60 degree, find the acceleration of mass m, okay, ठीक है। क्वेश्चन ये था, ये नोट तो कर ही चुके होगे आप लोग, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे ने अच्छे से शायद अच्छी जगह से लाया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ये था मेरा बच्चा कि देखो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, थोड़ा सा समझना। हाँ, पहले ना एक चार्ज पार्टिकल, एक ही जगह से दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज, सुनना, ये 45 डिग्री का एंगल, ये भी 45 डिग्री का एंगल, मास m, चार्ज q, समझना। ये कह रहा है कि ये 45 डिग्री पर है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अच्छा, काम की बात सीखना यार, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा। देखिए क्वेश्चन में और क्या था, मैं देख लूँ। क्वेश्चन में था, ठीक है, हाँ, रिलीज्ड, ओके, ठीक है, ओके फाइन। तो देखो हमने कहा कि अगर ये रिलीज हो रहा है तो आप ऐसे सोचो, पहले 45 डिग्री, इस केस में इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का पहले कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, फिर 60 डिग्री पर हम इसको रिलीज करा के बताते हैं आपको। तो सपोज करो इसका इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। इस पार्टिकल का वेट, इस मासिव बॉब का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। ये एंगल कितना, ये इस पर कुछ टेंशन लग रहा होगा, हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। अब सुनो काम की बात, मैं एक सबसे बड़ा फैक्टर तुझे सिखा दूं मेरे बच्चे, हमेशा लाइफ में याद रखना, हमेशा याद रखना। वेक्टर रूल ये कहता है कि अगर किसी भी एंगल का इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट 45 डिग्री से हो, इक्विलिब्रियम अगर 45 डिग्री पर एंगल हो तो ये सारे फोर्सेस आपस में इक्वल होते हैं। तो सोचेगा सर कैसे, वेट एंड वॉच। हमने आपको ये बताया था कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। अब थोड़ा सा सीखो, हमने आपसे ये कहा था कि इस दशा में, इस कंडीशन में अब कॉन्सेप्ट सीखो थोड़ा सा। एक तरीका ये है, दूसरा और भी सिखा दे रहा हूँ मैं आपको, देखना थोड़ा सा समझो।
अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप सीख सकते हो। देखो ध्यान से देखना मेरा बच्चा कि ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ये कॉम्पोनेंट कितना हो गया t cos 45, वेरी गुड। ये वाला कितना हो जाएगा t sin 45। ये फोर्स आपस में इक्वल हो रहे हैं, कैसे ये ध्यान से देखना है, ये और ये देखना। t sin 45 हमने कहा इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, मैं चाहता तो 2 लाइन में भी बता सकता था, लेकिन आपको चूँकि प्रॉपर समझना है। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया t sin 45, ये इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम समझना, t sin 45 राइट। दूसरा है mg इज इक्वल टू t cos 45। अब आप बताओ क्या इसकी वैल्यू t/√2 होगी, क्या इसकी वैल्यू t/√2 होगी, बोल मेरा बच्चा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू mg होगा, अरे हाँ या ना बोलो। तो अगर ये होगा तो मैंने ये कहा f इज इक्वल टू mg, व्हाट इज f, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। तो f क्या हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये लेंथ मान लो l है, तो ये वाली कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ भाई, l sin 45 और ये भी l sin 45, तो ये कितना हो जाएगा l sin 45 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg। बेटा क्या हो गया कि काम की बात सीखियो, k q स्क्वायर बाई l sin 45 √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई होप समझना भी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला था क्या कि व्हेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम 45 डिग्री एंगल, किससे रिलीज़ किया जा रहा है 45 डिग्री से। अच्छा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की थी ना, ये टोटल है, तो इसमें अपन हम क्या कर सकते हैं 2√2 कर देते हैं, ठीक है, हाँ 2 तो हो जाएगा, हाँ ठीक है 2, ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 होगा, तो एक 2 नीचे और आएगा। ओके, तो ये मुझे मिल गया कुछ ऐसा, लिख दे रहा हूँ मैं, यहीं साइड में लिख दूँ क्या, लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा k q स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर इज इक्वल टू mg। खैर काम की बात सीखो, अभी इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब क्वेश्चन में बोला क्या कि अगर यही 60 डिग्री पर रिलीज कर दिया जाए, नाउ मेरा बच्चा अब सीखो, यहाँ काम देने वाली बात है। कह रहा है कि अब ये 45 से बढ़ा के 60 डिग्री कर दिया जाए, सी मेरा बच्चा अब ये 60 डिग्री हो जाए। अब काम की बात सीखो थोड़ा सा, अब ये सेपरेशन कितनी होगी पहले ये समझो, तो ये हो जाएगा L sin 60 L sin 60 12 sin 60। ओके, खैर इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिस समय ये पाथ ऐसे एक्सेलरेट कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पर आ रहा होगा, ठीक है, इस समय इसके एक्सेलरेशन कौन कौन से कंसीडर हो रहे होंगे ये आपको समझना है। पहली बात तो सर्कुलर पाथ के लिए एक्सेलरेशन एक टेंजेंशियल इधर को जाएगा, ठीक है, समझना है क्या, हमें दिमाग लगाओ बच्चे, बहुत सिंपल है। इसका इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा F, इसका इस पर रिपल्सिव फोर्स कितना लगा F, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है वेट mg। अभी वेट समझना, हिट करे दिमाग में बात, वो जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि सोचो अगर मैं आपसे कहूं ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, सोच मेरा बेटा, ओके 60 हो गया, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, राइट, ये एंगल कितना है अगेन 60। ओके, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, कैसे, अरे भैया ये टेंजेंशियल है पहले पाथ का, तो ये तो पूरा 90 होगा ही होगा, और ये 60 था ऑलरेडी 60, तो ये कितना हो गया 30। अब ये पूरी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है नंबर बेटे, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 30 है मेरा बच्चा, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। अब तो सोच काम की बात,
काम की बात सीख मेरा बच्चा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स इधर लग रहा था, जो ये फोर्स इधर लगा रहा था, उस फोर्स को ध्यान से समझो। वही फोर्स तुझे दिमाग लगाना है, उसी फोर्स को तुझे यूज भी करना है। देखना अभी मैं बताता हूँ। सपोज करो मेरा बच्चे, ये इधर का वेट mg, तो एक्सेलरेशन इधर का कितना है, सिर्फ g। तो g इस 30 के रिस्पेक्ट में इधर का कंपोनेंट क्या बनाएगा, तो आपने कहा सर g cos 30, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, g cos 30। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स की बात करूं, सुनना, फोर्स की बात करूं, तो F क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन 2L sin 60 का होल स्क्वायर। काम की बात सीखियो मेरे बच्चा। ये आया KQ स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर sin 60 √3/2। तो इसका मतलब हो जाएगा 3/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। F की वैल्यू आ रही है KQ स्क्वायर अपॉन 3L स्क्वायर। काम के बाद सीखो मेरा बच्चा, क्या KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, सिर्फ इसकी वैल्यू देखो, तो क्या इसकी वैल्यू 2mg के इक्वल होगी क्या? अगर मैं यही कहता हूँ KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg हो जाएगी क्या? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। तो वहाँ जो KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर था उसकी जगह लिख दिया 2mg बाई कितना हो गया 3, 2mg बाई 3। तो आप बताओ, जब यानी यहाँ जो वेट आया वो किसके इक्वल हो गया, 2/3mg। अब सोचो, मास यहाँ से निगलेक्ट हुआ तो g के रेस्पेक्ट में ये कंपोनेंट है। यहाँ का g कितना है, एक्चुअली यहाँ का g है 2/3g, यानी ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2/3g cos कितना 60 डिग्री। तो अब बताओ, एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन g डैश क्या हो जाएगा, कौन बड़ा कौन छोटा? अब आप देख लो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का, ये अपवर्ड डायरेक्शन का, आप माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 2g cos 30 माइनस, अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन का था, चलो ले लेते हैं, कितना हो जाएगा g cos 30 माइनस 2/3g cos 60। सॉल्व कर लो, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, g कॉमन ले लें मेरा बच्चा, g कॉमन ले लें, cos 30 √3/2 प्लस 2 माइनस 2/3 1/2 cos 60। हाँ, तो ये हो जाएगा g √3/2 माइनस 1/√3, कितना हो जाएगा g 3√3 माइनस 2/6। दिस इज द आंसर। देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, और बच्चे पूछ लो बाकी जिसको जो पूछना हो। ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और आया है, फटाफट जल्दी कर लो इसको, तो बता दूं मैं क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं बता रहा हूँ। ये नेट एक्सेलरेशन आ गया, इसे नेट एक्सेलरेशन g डैश की बजाय a डैश कर दो, नेट एक्सेलरेशन ऑफ मास m बॉडी के मास का नेट एक्सेलरेशन ही आ गया। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और आया, कहाँ गया क्वेश्चन बहुत आसान है ये। ओके, वो कह रहा है, टू पेंडुलम having opposite charge are separated at 2 points from the rigid support at distance d. Okay. Find the tension. Okay, चलो भैया आ जाओ, फटाफट इसको भी कर लें। एक क्वेश्चन और आया है, फटाफट इसको सॉल्व कर लें तो हम आप लोगों को डाउट आपका क्लियर कर दें। बहुत आसान है इसको, ठीक है बेटा, आ जाओ। ये नोट हो ही गया होगा। अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों ने, जो भी भेजा है कंपटीशन के,
ये सभी लोग क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप पे किए हैं। एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आया, एक क्वेश्चन मेल पे आया है। ये वाला क्वेश्चन जो अभी बताया वो तो मेल पे था। आप व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत आसान है। आप लोग भी व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूँगा कस्टमर केयर का, हाँ, तो आपके सारे सोल्यूशन वहाँ पे हो जाएंगे। खैर क्वेश्चन ये था, बहुत सिंपल है बेटा, जो भी हो आप अपने क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी। देखा मेरा बच्चा, एक पेंडुलम यहाँ है, राइट, मेरा बच्चा दूसरा पेंडुलम यहाँ है, ओके। वो ये कह रहा है बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम डिस्टेंस डी, ओके। कह रहा है दिस वन हैविंग चार्ज प्लस क्यू, दिस वन हैविंग चार्ज माइनस क्यू, ओके। वही कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये था, तो मेरा मोबाइल, देखो भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मोबाइल मेरा कमज़ोर ही है। अच्छा ठीक है, अच्छा एल है लेंथ, कह रहा है इसकी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, और फाइंड द टेंशन टी, ओके ओके। देखो सिंपल, देखो मेरा बच्चा, हमें ये पता है कि जैसे ये अब जैसे इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव साइन है, तो नो डाउट भाई ऑपोजिट है, जहाँ अपोजिट लोग मिल जाएं सर, मोहब्बत बड़ी तक अजीब हो जाती है। चलो देख तो कैसे, ये इसको खींचा इधर की ओर, ये इसको खींचा इधर की ओर, समझना मेरे बच्चे। अब जैसे यहाँ पहुँचा रुक गया इक्विलिब्रियम में, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर जाके ये रुक जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, रुके। हमने आपसे कहा कि जिस समय ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, ये भी थीटा होगा, ये थीटा, ये यूनिफॉर्म है, होना ही होना है, ठीक है। तो ये mg, वेट mg, इसका भी इधर ही होगा, लेकिन फोर्स इधर की ओर होगा, और इस वाले में किधर होगा, फोर्स इधर की ओर होगा, वेट इधर होगा। एक को लेके कॉन्सेप्ट करो, बाकी सब आ जाएंगे। तो मेरा बच्चा इस पर टेंशन कितना हो जाएगा, T। C मेरे बच्चे, मेन काम की बात तो यहाँ आती है, सुन बच्चा, ये भी mg होगा नो डाउट मेरे बच्चे, और इधर की ओर फोर्स हो जाएगा F। सोचो ये T, ये कंपोनेंट क्या हुआ, T cos थीटा, T cos थीटा, वैसे इधर भी हो जाएगा, उससे लेना देना नहीं। तेरे काम की बात क्या है कि यार ये सिर्फ ये कितना हुआ, तो तूने कहा सर ये हुआ था L sin थीटा, ये फिक्स है, जितना डिस्प्लेस होता है अपनी मीन पोजीशन से L sin थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा L sin थीटा। अरे हाँ या ना बोल भाई। तो सिर्फ ये डिस्टेंस कितनी हो गई, तो तूने कहा सर ये डिस्टेंस तो बहुत आसान, D - 2L sin थीटा। अरे वाह रे वाह, क्या आसान बात, कितना आसान। सोच तो क्या मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो होगा, फोर्स बिटवीन पेंडुलम, बिटवीन मासिव बॉब या बिटवीन बॉब, बाप नहीं भाई बॉब, बिटवीन बॉब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा बच्चा F = K Q स्क्वायर बाई दिस सेपरेशन, व्हाट इज दिस, D - 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। ये तो आया फोर्स, ये तो आया फोर्स। अब T इधर cos थीटा, जबकि इधर क्या बना रही थी, T sin थीटा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो शो करानी है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इस केस में अगर इक्विलिब्रियम में आता है, तो अब सोचो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, T sin थीटा इज इक्वल टू क्या, फोर्स। तो T sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स, तो मतलब फोर्स F मतलब K Q स्क्वायर बाई कितना मेरा बच्चा, D - 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। वाह रे वाह, कितना आसान है। सोचो अगर ये आ गया, हम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा 1/2, यहाँ लिख लेना, इक्वेशन 2/1 समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा भाई जो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन D - 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन mg, ओके। अच्छा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा यहाँ दो वेरिएबल हैं। अब आपको एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट
टिपिकल होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप समझना। जैसे अगर कुछ लोग, अब डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से, तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे चूंकि थीटा यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो अगर देखो इस केस में ऐसे क्वेश्चन में बच्चे टेंशन नहीं दिया होगा, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि दो वेरिएबल एक साथ हैं। तो हो सकता है जैसे यहाँ पे चार्ज पूछ लिया गया होगा, तो चार्ज पूछा गया होगा तो आराम से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्यू को अंडर रूट में लिख सकते हैं। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ऐसे वेरिएबल होते हैं ना, तो वहाँ डायरेक्ट टेंशन नहीं पूछा जाता। हाँ, अगर टेंशन की वैल्यू पूछी भी होगी तो ये वेरिएबल हो सकता है गिवन होंगे, ये दिमाग में आपको रखना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जिसने भी भेजा है वो अधूरा भेजा है इसके बाद। तो खैर, तो ये हो जाएगा चार्ज, अगर चार्ज पूछा गया तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा, हाँ, और ये हो जाएगा d-2l sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन mg डिवाइडेड बाई मेरे बच्चे के, और ये हो जाएगा अंडर रूट, राइट। चार्ज पूछा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, बट बाय द वे हमारे ख्याल से चार्ज ये है। और अगर हाँ बाय द वे tan थीटा भी, ऐसा नहीं है थीटा नहीं पूछा जा सकता, अब उस थीटा में हमारे पास ये थीटा कईयों जगह वेरिएबल के रूप में आएगा ना, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस को हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, आई होप तो यही होगा, ठीक है, ओके। चलो, ये तो ऐसे इलस्ट्रेशन हुए जिनको हम लोग फोकस कर लेते हैं, ठीक है। और देख लें कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आया, आई होप नहीं होगा, हाँ बाकी यही है। अच्छा, वेट बेटा, किसी ने मैसेज किया, अच्छा चार्ज ही पूछा गया ना, ओके, मैंने कहा भी था, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ कि आपने मुझे बता दिया कि चार्ज ही पूछा गया था, तो ओके, अच्छी बात है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, थैंक यू। आगे चलें। चलो, तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन हम लोग करते हैं कुछ और। चल भाई, अगले क्वेश्चन पे अपन फोकस करते हैं, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट अ पॉइंट 0, a एंड 0, -a, ओके फाइन, ऑन द वाई एक्सिस। कह रहा है अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट 2a, 0 ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ चार्ज क्यू। अच्छा, काम के बाद सीख, इसमें बड़ी सोचने वाली बात है। सोच, अपन ऐसे एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं। देख बेटा, मैं आपको बता दूं, अपन पेंडुलम पे जो क्वेश्चंस लगाते हैं वो एक क्वेश्चन नहीं, कईयों तरीके के क्वेश्चन राइज होते हैं। टेंशन पूछता है, चार्ज पूछता है, मास पूछता है, एंगल पूछते हैं, तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आपको और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके लिए थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखना कि आप कितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी मैकेनिक्स की, क्योंकि हर जगह आपको देखेगा कि हम लोग जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स घुसा होगा। तो अपन को ना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस बढ़ानी है थोड़ा सा घर पे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। सपोज करो ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, राइट बेटा। तो हमने आपसे ये कहा, क्वेश्चन में क्या बोला, वाई एक्सिस पर एक 0, 1 पर, एक इस पर। तो चलो मान के चलो यहाँ हो गया 0, a, राइट, और यहाँ पे a डिस्टेंस पर सेम एज, ठीक है, ओके, नाप लो भैया थोड़ा सा, हाँ नीचे आएगा, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे 0, -a पर एक पर चार्ज -q और इस पर चार्ज -q, ओके। तो और फिर कह रहे हैं ऐड टू, अच्छा जो थर्ड वाला रखा है वो 2a पर रखा गया, अच्छा डबल पे, ओके चलो फाइन, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। सपोज करो मैंने यहाँ पे कहीं रखा है कैपिटल Q, राइट। अब तुझे थोड़ा समझना होगा इसे, देख बेटा क्या समझदारी दिखानी होगी, ध्यान से देखना। ये डिस्टेंस कितनी है 2a, राइट, ये कितनी है a, ये भी कितनी है a, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा आप समझो, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सपोज करो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि इस -q का, छोटे वाले q का बड़े वाले q पर फोर्स कैसा होगा, तो आपने कहा सर इधर क्यों लगेगा, रिपल्सिव फोर्स की अट्रैक्टिव फोर्स, तो आपने बोला अट्रैक्टिव खींचेगा इसे, ये भी खींचेगा इसे, ये थीटा में मान लूँ तो ये कंपोनेंट क्या हो गया f cos थीटा, ये वाला
इसके रिस्पेक्ट में ये भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो क्या मैं कह दूं इधर का फोर्स हो जाएगा रिजल्टेंट 2f कॉस थीटा। बोल बेटा, हाँ बिल्कुल। तो आप कहोगे सर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 2f कॉस थीटा। नाउ सी, हमने बोला रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F कितना आ जाएगा 2f cos थीटा। काम की बात सीखियो, F डैश, ऐसे डैश मान लेते हैं नेट 2, F की वैल्यू क्या हो जाएगी K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस इज 2a। दिमाग लगाना है मेरा बच्चा, दिस डिस्टेंस इज 2a और दिस डिस्टेंस इज a, यानी यहां की डिस्टेंस भी कितनी हो गई 2a। अच्छा सोचो इसका इस पर रिपल्सिव फोर्स क्या होगा। अगर इसकी बात मैं करूं, वर्ड सुनना, इसका इस पर फोर्स मैं अगर आपसे पूछूं तो मेरे बच्चे अभी ध्यान से समझने वाली बात जो है तुझे कि ये थीटा, अच्छा दो बातें, हम कुछ लोग ऐसे भी थीटा इधर से भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स इधर से है तो अपन इसी को थीटा मान के चलते हैं। सोचो ये a, ये 2a, क्या ये 2a फिक्स डिस्टेंस है? यस। क्या ये जैसे जैसे करीब आएगा तो ये वैल्यू वेरिएबल भी होगी, चेंज भी होती जाएगी? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो अगर मैं इसको मान लूं, सपोज करो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x, तो ऐसे ही सोचो ना मेरे बच्चा कि जैसे इसको ऐसे सपोज कर लो ये 2a, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो आपको हो जाएगा ये हो जाएगा लगभग ये a, अच्छा सोचो ये यहाँ है, अगर इन केस ऐसे ही ये कहीं यहाँ पहुँचता, अच्छा थीटा थोड़ा सा इधर से मान लेते जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आएगा तो खैर वही, थीटा कहीं यहाँ मान लो मेरा बच्चा, यहाँ पे ऐसे, ज़्यादा आसान हो जाएगा तुझे समझने में, बहुत इजी हो जाएगा। देखो सपोज करो ये यहाँ से शिफ्ट होता जा रहा है, तो देखो जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज होती जाएगी मेरे बच्चे, देखो ये थीटा भी वेरी होता चला जाएगा, यानी कहीं ना कहीं वेरिएबल है थोड़ा सा। तो ये फोर्स कितना लगा F, ये भी कितना हुआ F इस पॉइंट के लिए, लेट्स सी मिड पॉइंट से मैं मान ले रहा हूँ ये डिस्टेंस हो जाए a या x मान ले रहा हूँ, x ओरिजिन से x मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का फोर्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर अंडर रूट, ये हो जाएगा। अच्छा ये थीटा है तो इधर का कंपोनेंट वही बनेगा f cos थीटा, ये वाला भी f cos थीटा, तो 2f cos थीटा हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से, चूंकि देखो ऐसे समझो मेरा बच्चा, एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करो अभी ये फोर्सेस ऐसे ऐसे लग रहे थे इधर इधर, जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसके करीब आएगा, तो क्या अगर ये इसके करीब आएगा तो ये जो डिस्टेंस थी ये वाली फोर्स, क्या ये हैपेंस कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी? यस चेंज होती जाएगी। इसीलिए मैंने ये वेरिएबल डिस्टेंस कितनी मान ली x, कितनी मान ली x, तो ये सेपरेशन कितना है a, तो a और x का रिलेशन इस पर जो वेरिएबल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो मैंने कहा रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, वो चाहे वहाँ देखो चाहे यहाँ देखो चाहे जहाँ, वो 2f cos थीटा ही रहेगा मेरा बच्चा। तो f कितना आया इस पोजीशन पर, इस वेरिएबल पोजीशन पर मेरा f आ गया मेरे बच्चे, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा चलो ठीक है, कॉस थीटा इस एंगल में क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा एफ डैश 2k क्यू कैपिटल क्यू कॉस थीटा की जगह अपन रखते हैं एक्स अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा सोचो मतलब ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी तो मल्टीप्लाई कर दोगे पावर ऐड हो जाते हैं ना, तो इस पर 1 है और इस पर 1/2 रख दो, समझ में आ ही गया होगा ना। तो ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे क्या होगा एफ डैश इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एफ डैश यहाँ लिखोगे कि हियर एफ डैश इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एसएचएम तो नहीं हो सकता,
एसएचएम नहीं हो सकता, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन कर सकता है। तो आप लिखोगे पार्टिकल एग्जीक्यूट, नेचर क्या होगा, नेचर जो क्वेश्चन आया व्हाट इज द नेचर ऑफ मोशन, वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम बट टेक्स ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी असर्शन रीजन में फंसा देते हैं, इसलिए ये भी आईडी का ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, चूंकि ये क्वेश्चन था, ज़रूरी था, बता दिया। अभी इसके पहले मैंने एक बात बोली कि मुझे थोड़ा सा एपीजीपी वाला टर्म्स वाले क्वेश्चंस करा देते हैं। आओ फटाफट कराते हैं, नोट कर लो। हो गया, ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है, सभी लोग पूरा नोट करो और ये कोशिश करते रहो हमें। अच्छा, क्वेश्चन को समझने का एक तरीका सीख लो कि जब आप देखो कि फोर्स वेरिएबल हो रहा है तो हम हमेशा कभी भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकालते। इसलिए नहीं निकालते, वो हमेशा वेरिएबल है, तो हमें वेरिएबल के टर्म्स में ही वैल्यू निकालनी। मुझे पता है कि जैसे जैसे ये यहाँ आता चला जाएगा, इसका इस पर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। कैसे होता चला जाएगा, आप कहोगे सर ये जो डायगोनल का सेपरेशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, कम होगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये क्यू जब इसके बीच में आएगा तो वो जरूरी नहीं कि एसएचएम करे, हाँ, लेकिन ऑसिलेटरी करेगा। फाइन, ओके। अच्छा बच्चे, क्लास आप लोग 12th वाले बच्चे खूब अच्छे तरीके से समझने रखना, खास तौर से 12th वाले बच्चे तो ज़रूर अगर वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो वो इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखेंगे कि 11th अगर आपको समय मिलता है तो आधे घंटे 45 मिनट्स के अराउंड आप 11th पे फोकस जरूर करो। और अगर बाकी हमारे नीट वाले बच्चे और IIT वाले बच्चे देख रहे होंगे तो वो मैं तो कहूँगा कि वो ज़रूरी अच्छे से देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, आइए, खैर तो क्वेश्चन ये है। अब बोलेंगे सर अपना फ़ायदा देख रहे, अरे बच्चे मुझे पैसा थोड़ी कमाना है बच्चे, हाँ, इतना अमीर आदमी नहीं बन सकता, बन के करूँगा क्या, परेशान हो जाऊँगा ज़्यादा अमीर बनूँगा तो। तुम लोगों का प्यार मिला रहे, वही अमीर बना देगा मुझे। मेरे बच्चे क्वेश्चन ये है, फटाफट अपने काम की बात करते हैं। सोचो, एक ऐसे था 1 कूलम का चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ था, ठीक है। फिर 1 मीटर डिस्टेंस पर 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। 2 मीटर डिस्टेंस पर 8 कूलम का चार्ज है। 3 मीटर डिस्टेंस पर 27 कूलम का चार्ज है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। सो ऑन, मैं मान लिया 10 मीटर डिस्टेंस पर 1000 कूलम का चार्ज है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। अगर मैं कहूँ फाइंड नेट फोर्स एट ओरिजिन, सोचो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इस पर कितना फोर्स बचेगा, बहुत आसान है, फटाफट अपन करते हैं। तो सोच, ऐसे इसमें क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं, आधे बच्चे तो ऐसे ही कर सकते हैं, फटाफट ओवरऑल बता सकते हैं। सोचो इसके बीच ऐसे सोचो ना बच्चा, इसका बीच रिपल्सिव की अट्रैक्टिव, तो आपने बोला रिपल्सिव, फोर्स का डायरेक्शन किधर हुआ, लेफ्ट की राइट, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट। इसका इस पर भी लेफ्ट, इसका इस पर भी लेफ्ट, इसका इस पर भी लेफ्ट, सब किधर लगा रहे हैं, लेफ्ट की ओर। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर सारे फोर्सेस का सम। चलो इसका इस पर फोर्स लगा दें, फटाफट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट करें। इसका इस पर फोर्स कितना होगा, तो आपने बोला सर KQ स्क्वायर, भैया अरे बड़ी सिंपल सी बात, KQ 1 स्क्वायर बाई दिस R स्क्वायर। अच्छा Q1 Q2 वाई, दैट्स वाई 1 स्क्वायर मैंने बोला, ठीक है, उसके परेशान मत होना। अरे कुछ लोग बोल सकते हैं सर गड़बड़ हो रही है, प्लस दूसरा, अच्छा K1 इंटू 8, ओके, अपॉन 2 का स्क्वायर, फिर प्लस K1 इंटू 8 27 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आगे कर लेंगे। तो अभी सोच मेरा बच्चा, सब में कॉमन क्या हो जाएगा कि, अरे बहुत सिंपल, तो सोचो, अच्छा ये देखो इस 8 को अभी से यहीं समझो, कॉमन लिया 1/1 का स्क्वायर, वो ये हो जाएगा 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर। अरे हाँ भाई, 3 का क्यूब बाई 3 का स्क्वायर, सो ऑन। अगर लास्ट वाले पे जाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 10,000 1 इंटू 1000 बाई
10 का स्क्वायर। तो क्या ये हो जाएगा क्या प्लस 10 का क्यूब अपॉन 10 का स्क्वायर? हाँ यार बिल्कुल सर सही बोल रहे हो आप। अच्छा सोचो कितना हो जाएगा, इसने इसको काटा, इसने इसको मारा, इसने इसको काटा, ओके फाइन। तो क्या हो जाएगा कि बचा क्या, इस ये भी भाई 1 + 2 + 3 + so on 10 क्या होता है इंटीजर सम ऑफ 1 + 2 + 3 प्लस क्या होगा n × n + 1। अच्छा ठीक है बाई 2 ओके। तो क्यों हो जाएगा n की वैल्यू टोटल कितनी 10 n + 1 बाई 2। तो n + 1 मतलब 10 + 1 बाई 2 2 5 जा 10 11 55 के। इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा 55 के की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0। ठीक है फटाफट, बहुत आसान है फर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़िया, ये क्वेश्चन ऐसा है, सोचो सब कुछ ही थोड़ा सा मैं ये नोट कर लिया। ठीक है तो अब ये मैं बोल रहा हूँ जैसे ये 1 मीटर पर 1 कूलम, 2 मीटर पर 2 कूलम, ठीक है -2 कूलम, 3 मीटर पर 3 कूलम, ठीक है 4 मीटर पर -4 कूलम। कुछ इस तरीके से चार्ज रखा गया है। चलो और इनफाइनाइट तक है, कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। अब अगर मैं कहूँ फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस, इसके पहले वाला क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर से यही है। ठीक है फिर से ये अब यहाँ थोड़ा सा बदल जाए। हाँ ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ खासतौर से IIT वाले बच्चे वो थोड़ा सा याद रखेंगे, जितने भी IIT एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, 12th वाले बच्चे और याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत मायने रखते हैं, इसलिए भूलिएगा मत। ऐसे क्वेश्चन पर आपको फोकस जरूर करना है और एक बहुत काम की चीज़ मैं इसमें सिखाऊंगा भी। सोचो अगर मैं इसमें करूँ क्या आ जाएगा, सिंपल आप कहोगे सर नेट फोर्स, फटाफट करते हैं क्या हो जाएगा F की वैल्यू। आपने बोला सर कि Q1 Q2, तो Q1 Q2 मतलब क्या 1 × 1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो जैसे इसका इधर होगा लेकिन इसका इसके लिए किधर हो जाएगा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा ना। तो ये हो जाएगा कि 1 × 2/2 का स्क्वायर, फिर इसका फिर इधर हो जाएगा तो +1 K 1 × 3/3 का स्क्वायर डिस्टेंस, फिर इसका वैसे हो जाएगा -1 K × 1 × 4/4 का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है ना भाई, इसका रिपल्सिव फोर्स इधर हो गया, वो पॉजिटिव रहा, फिर इसके बीच में तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा ना उधर की ओर, तो वो उसका नेचर बदल गया, नेगेटिव कर दिया। तो अब फिर इसके साथ फिर इधर की ओर हो गया, फिर पॉजिटिव कर दिया, जिसके साथ प्लस साइन में था वो पॉजिटिव वे में कर दिया, जिसके साथ माइनस में था, क्योंकि एक ही पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन के बार बार फोर्स इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है दैट्स वाई अपन ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स F नेट आया K कॉमन ले ली, K कॉमन लिया तो ये 1 से 1 जाएगा क्या, 2 से 1 2 जाएगा, 3 से 1 3 जाएगा, ऐसे 4 से 4 जाएगा, ऐसे so on। ठीक है चल भाई कोई बात नहीं। तो ये आया कितना 1 -1/2 + 1/3 -1/4 so on। अच्छा सोचो एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, एक फॉर्मूला है log 1 + x = x - x² / 2 + x³ / 3 - x⁴/4 so on। ऐसा पढ़ा है क्या, पढ़ा होगा बिल्कुल पढ़ा होगा। अब यही सोचो कि अगर मैं आपसे कहूँ x = 1, सोचो मैंने क्या कुछ नहीं किया, इफ x उसी फॉर्मूले का इंप्लीमेंट, इसे कुछ लोग ऐसे ln के टर्म्स में लिखते हैं, ln के टर्म्स में, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ इफ x = 1 तो ये क्या हो जाएगा ln 1 + 1। ठीक है यह आ जाएगा 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 so on, यानी ln 2
की वैल्यू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 सो ऑन हो गई क्या? ये फॉर्मूला याद रखे रहना अपनी ज़िंदगी में, कभी भूलना मत, ही बड़े काम की चीज़ है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ इसका होगा। ठीक है, तो सोचो इसकी जगह, सिर्फ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? ln2, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू के ln2। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, ये नेट फोर्स हो जाएगा F नेट। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सीखे आज। ठीक है, अब हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़े से क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस और बढ़ाइए। हाँ, मैं एक और बात कहूँगा, जैसे ही हम क्या कहते हैं, खास तौर से जेई वाले बच्चे, आईआईटी वाले बच्चे, वो और ट्वेल्थ अपेयरिंग, जो 12th में बच्चे इस समय, वो सब बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे कि अभी मैं इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा और कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रुकेंगे, जैसे ही मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा दूंगा। क्या पढ़ाऊंगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डीओसी। ठीक है, तो डीओसी जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो फिर इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चंस में और थोड़ा सा हायर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस मैं और अच्छे कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी तो आपको करना है क्या है कि नॉर्मली आप प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर हम नेक्स्ट टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो डीओसी हम सिखाएंगे आपको, उसके बाद मैं आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और मैं ये कहूँगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ करिएगा, क्योंकि आपकी ही वजह से, आपके लिए ही बना है ये चैनल, और ये आपका है, मेरा नहीं है। आप इसको चाहो जितना चाहो उतना प्रमोट करो। मैंने पहले ही कहा, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके दिलों तक पहुँचना है अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।